RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी भाग 5 अनुच्छेद 76। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और इस विषय को भी आप लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया। वैसे भी संविधान जानना हर नागरिक की एक जिम्मेदारी होती है और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। बहुत सारे आप कमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और इतना प्यार दिखाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, बात करते हैं महान्यायवादी। दोस्तों, महान्यायवादी बहुत महत्वपूर्ण पद है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बहुत छोटा टॉपिक्स है। चलिए देखते हैं दोस्तों, महान्यायवादी भाग 5 अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। मतलब संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में लिखा गया है कि महान्यायवादी का एक पद होगा या जिसका पद का सृजन किया जाएगा। ये दोस्तों बात कही गई है। महान्यायवादी बात करें तो सर्वोच्च का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इसको हम प्रथम विधि अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। तो महान्यायवादी भारत सरकार का दोस्तों, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, सर्वोच्च विधिक अधिकारी दोस्तों होता है विधिक अधिकारी। एक ये पॉइंट है जिसको आप नोट कर लेंगे कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महान्यायवादी को बोलते हैं। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इसको प्रथम विधिक अधिकारी भी बोलते हैं। इसको प्रथम विधिक अधिकारी दोस्तों बोलते हैं। ये पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, महान्यायवादी का वर्णन भाग 5 में है। अनुच्छेद 76 में साफ साफ कहा गया है कि महान्यायवादी का एक पद सृजित किया जाएगा या हमारा एक महान्यायवादी होगा जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा और प्रथम विधि अधिकारी होगा। महान्यायवादी भारत सरकार का दोस्तों, भारत सरकार का कोर्ट में, कहाँ कोर्ट में, याद रखेंगे कोर्ट में या कह सकते हैं न्यायालय में प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व दोस्तों करता है। महान्यायवादी को दोस्तों द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और शॉर्ट में हम लोग इसको एजी बोलते हैं। एजी, कई जगह दोस्तों हम महान्यायवादी की जगह पर एजी शब्द प्रयोग करेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो महान्यायवादी को अंग्रेजी में द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कभी कभी दोस्तों लिखकर आ जाता है कि अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप अनुच्छेद 76, किस भाग में है तो अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 88 भी मैं दोस्तों अभी बताऊंगा। ये संसद से संबंधित बातें रखी गई हैं। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं नियुक्ति के बारे में। आप धीरे धीरे पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे। आप धैर्य बना के सिर्फ सुनते रहिए, आपका पूरा दोस्तों क्लियर हो जाएगा। कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों बात करें नियुक्ति की। नियुक्ति की दोस्तों हम बात करें तो जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैसे दोस्तों? एक पॉइंट, संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद की सलाह से, संघीय मंत्री परिषद की सलाह या सिफारिश से राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्त करता है। ये केस पॉइंट दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है कि महान्यायवादी या जिसको हम एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, महान्यायवादी राष्ट्रपति के दोस्तों प्रसाद पर्यंत होता है। एक ये पॉइंट दोस्तों नोट कर लेंगे। तो महान्यायवादी की नियुक्त कौन करता है? संघीय मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति करता है। दूसरा दोस्तों पॉइंट इसी में नोट कर लेंगे कि महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के होता है। चलिए दोस्तों, एक ये क्लियर हो गया नियुक्ति। अगला दोस्तों पॉइंट है कि
महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? महान्यायवादी की योग्यता दोस्तों आप चाहें तो नोट कर लीजिए, चाहें तो आप सिर्फ सुनते रहिए, सुनने मात्र से ही आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो महान्यायवादी की योग्यता दोस्तों ये है कि वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त हो सकता है। ये पॉइंट अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या हैं, ये भी तो आपके दिमाग में आ रहा होगा। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। तो चलिए लगे हाथ दोनों देख लेते हैं। सबसे पहला कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बार बार बोलते हैं राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या महान्यायवादी हो, तो आप बार बार बोलते हैं कि भारत का नागरिक हो, क्या कोई विदेशी भी बन सकता है? देखिए दोस्तों, संविधान में इसका प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ नियम के अनुसार, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं समय रहते आपको बताऊंगा कि संविधान के कुछ नियमों के अनुसार भूटान और एक नेपाल, दो ऐसे दोस्तों देश हैं जिनके लोग या जिनके व्यक्ति भारत में कुछ सरकारी सेवाओं में अपना योगदान देते हैं। इसीलिए ये शब्द यूज किया गया कि कहीं इन देशों से व्यक्ति भारत में आ जाए और ऐसे पदों पर वो निर्वाचित हो जाए या फिर अपनी निर्वाचित होने के लिए प्रक्रिया में शामिल हो। इसलिए साफ साफ कह दिया गया है वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। भारत और भूटान और नेपाल दो ऐसे देश हैं जो कि भारत के नागरिक न होते हुए यहाँ की सरकारी सेवाओं में अपनी हिस्सेदारी करते हैं दोस्तों, इसलिए भारत का नागरिक हो, ये बात कही गई। दूसरा पॉइंट दोस्तों यदि बहुत अच्छा है, कहा गया कि कोई व्यक्ति, दूसरा पॉइंट ये है, कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में दोस्तों वो लगातार 10 वर्ष तक, दोस्तों देखिए एक पॉइंट है कि वो हाई कोर्ट में कम से कम, एक भी और कहीं लिखा होगा कि हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। एक पॉइंट दोस्तों है कि लगातार, ये कभी कभी कथन निष्कर्ष में आ जाता है कि उसमें लगातार नहीं होता है और बोल देते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जिसमें लगातार 10 वर्ष तक अधिकतम या लगातार वो अधिवक्ता रहा हो, उसी पॉइंट को आप चुनेंगे दोस्तों। तो एक और पॉइंट है 3, ऐसा व्यक्ति जो, एक ये हो गया, ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों किसी न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में, न्यायालय में वो लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। एक ये पॉइंट है, 5 वर्ष तक दोस्तों न्यायाधीश के पद पर रहा हो या काम कर चुका हो, तब वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तो एक ये पॉइंट हो गया कि लगातार 10 वर्ष तक रहा हो और लगातार 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर रहा हो किसी हाई कोर्ट में, तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। एक ये पॉइंट। या दूसरा पॉइंट दोस्तों, राष्ट्रपति की नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति जो विधि पारंगत हो, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तो इन सारी योग्यताओं से कोई भी व्यक्ति जो योग्यता रखता है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता होगा वो महान्यायवादी बन सकता है दोस्तों। यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता है वो अनुच्छेद 124 में कही गई दोस्तों, 124(3) में कही गई। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं और चाहें तो आप सिर्फ सुन सकते हैं। आप हमारा वीडियो 1-2 बार लगातार सुनेंगे दोस्तों तो ये सब क्लियर हो जाएगा और आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, यदि आप पढ़ना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। चलिए शपथ की बात करते हैं। अब दोस्तों योग्यता हो गई, अब महान्यायवादी की शपथ की दोस्तों बात करते हैं। शपथ की यदि बात करें तो महान्यायवादी की शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं है। महान्यायवादी की शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं है,
फिर भी दोस्तों जो हमारा राष्ट्रपति रहेगा दोस्तों, वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है। एक ये पॉइंट है, संविधान के प्रति दोस्तों वो निष्ठा की शपथ दिलाता है। आप भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला दोस्तों कार्यकाल देख लेते हैं। बहुत छोटा पॉइंट है और बहुत छोटा ये वीडियो भी हमारा रहेगा, बस आप सुन लीजिए। दोस्तों कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, तो यदि हम दोस्तों कार्यकाल की बात करें तो ये कार्यकाल, इसका मैंने पहले ही कहा कि कार्यकाल संविधान में उल्लिखित नहीं है। कोई 11 साल, कोई 12 साल, कोई 13 साल, कोई 3 साल, कोई 2 साल तक महान्यायवादी रहे हैं। जो पहले हमारे MC शीतलवाड़ महान्यायवादी थे दोस्तों, उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। वो कितने दिन रहा है दोस्तों? 13 साल। चलिए बात करते हैं कार्यकाल की। यदि हम बात करें तो महान्यायवादी दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। अब प्रसाद पर्यंत होता है तो जब चाहे राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, लेकिन हटाएगा कैसे? जो दोस्तों व्यवहारिकता में होता है कि जब तक सरकार रहती है तब तक महान्यायवादी बना रहता है, क्योंकि सरकार की सिफारिश पर दोस्तों, सरकार की सिफारिश से राष्ट्रपति महान्यायवादी को चुनता है। और सरकार यदि बर्खास्त हो गई, जब दूसरी सरकार आएगी तो वो अपना महान्यायवादी रखेगा, अपना व्यक्ति चुनेगा। ऐसी स्थितियों में दोस्तों ये हटा दिया जाता है। हाँ, ये हमें नहीं बोलना चाहिए था इस वीडियो में, क्योंकि सीधा दोष लग रहा है सरकारों पर, लेकिन व्यवहारिकता में यही है और हकीकत भी यही है दोस्तों। तो ये प्रसाद पर्यंत होता है। आप कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जब तक चाहे तब तक महान्यायवादी को दोस्तों पद पर बनाए रखती है, जब तक चाहे, और जब ना चाहे तो उसको हटा दे। और ये दोस्तों किसी भी कोर्ट में हम इसको वाद योग्य नहीं, मतलब किसी भी कोर्ट में हम ये बात नहीं रख सकते हैं क्यों हटा दिया गया। हटाने की प्रक्रिया यदि हम दोस्तों बात करें तो संविधान में हटाने की प्रक्रिया महान्यायवादी की नहीं लिखी है, कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि कैसे इसको हटाया जाएगा दोस्तों। अब हम कार्य की बात करें, महान्यायवादी के कार्य क्या होते हैं दोस्तों? कार्य की बात करें तो ये सरकार का सलाहकार होता है। कैसा सलाहकार होता है? ये सरकार का विधिक सलाहकार होता है। एक ये दोस्तों पॉइंट है। दूसरा, भारत सरकार का विधिक सलाहकार, लिख दीजिए दोस्तों, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, सरकार का विधिक सलाहकार, विधिक सलाहकार होता है। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है, सरकार का विधिक सलाहकार। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत सरकार का कोर्ट में दोस्तों, न्यायालय में ये प्रतिनिधित्व करता है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ये दो इसके कार्य होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा दोस्तों, अनुच्छेद 88 देख लेते हैं। कार्य दोस्तों आपको पता हो गए, योग्यता पता हो गई, और इसके बाद में शपथ पता हो गई, और हटाने की प्रक्रिया दोस्तों पता हो गई, नियुक्ति पता हो गई। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 क्या कहता है? कुछ इसके दोस्तों कार्य हैं। उसमें पहला कार्य यह है कि वो संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, वो दोनों सदन कौन कौन से हैं दोस्तों? एक आपका लोकसभा और दूसरा राज्यसभा है। इनकी दोस्तों बैठकों में वो भाग लेता है या ले सकता है, उसको संबोधित करता है दोस्तों। अनुच्छेद 88 के तहत संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा की बैठकों में वो भाग लेता है और उसको संबोधित भी करता है दोस्तों। कर सकता है, वो करे ना करे। जब ये दोस्तों यहाँ पर भाग लेता है तो जो सदस्य होते हैं संसद के, उनके जो विशेषाधिकार उनको प्राप्त हैं, वही विशेषाधिकार महान्यायवादी को प्राप्त हो जाते हैं। ये पॉइंट दोस्तों। दूसरा, जो महान्यायवादी है, संसद के दोनों सदनों में मत देने का या मतदान करने का अधिकार नहीं है। मतदान करने का अधिकार दोस्तों नहीं है। एक ये प्रश्न आप लोगों के
जहन में हो रहा होगा कि अधिकार क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि ये लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, मंत्रिपरिषद का भी सदस्य नहीं होता है। हाँ, यदि हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में दोस्तों ये मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, और जो विधि मंत्री या विधिक अधिकारी होता है वो महान्यायवादी ही होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगला यदि हम बात करें तो जो संसद है, इसकी जो समितियां दोस्तों बनती हैं, जो समितियां बनती हैं उसका ये सदस्य हो सकता है। सरकार चाहे तो उसका सदस्य दोस्तों बनाया जा सकता है इसे, बाकी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये पॉइंट आपको आ गया होगा और स्पष्ट भी हो गया होगा। आगे दोस्तों हम बात करें, जो हमारा महान्यायवादी है, महान्यायवादी, इसको दोस्तों देखिए, अब ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है, इसके पास अब दोस्तों कोई भी ऐसा पद नहीं है जिससे इसके कार्य में बाधा दी जाए या रोका जा सके। इसलिए दोस्तों महान्यायवादी न्यायालय में निजी प्रैक्टिस कर सकता है, निजी प्रैक्टिस दोस्तों कर सकता है। एक ये पॉइंट। हाँ, ये हमारे आपके जो केस होते हैं उनकी सुनवाई किसी भी राज्य में किसी भी कोर्ट में कर सकता है, इसको अधिकार है, लेकिन भारत सरकार की अनुमति के बाद। यदि दोस्तों भारत सरकार के खिलाफ यदि भारत सरकार के खिलाफ कोई दोस्तों केस या वाद है तो उस केस में ये महान्यायवादी भाग नहीं लेगा, भारत सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ेगा, अन्य व्यक्ति को वो न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में पेश हो सकता है, गाउन पहन करके दोस्तों वो वकालत कर सकता है। एक इसके लिए ये पॉइंट है और ये छूट है महान्यायवादी को। अगला दोस्तों यदि हम बात करें महान्यायवादी के बारे में, तो जो हमारे प्रथम महान्यायवादी थे, प्रथम महान्यायवादी, तो उनका नाम था MC शीतलवाड़ दोस्तों। MC शीतलवाड़, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, कार्यकाल रहा है 1950 से 1963 तक, 13 वर्ष तक कार्यकाल रहा है, अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। MC शीतलवाड़ जो है ये प्रथम हमारे न्यायाधीश थे। वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं, ये हमारे दोस्तों वर्तमान में। यदि हम बात करें कि प्रथम जो महान्यायवादी थे MC शीतलवाड़, इनका फुल फॉर्म क्या है, तो मोतीलाल, इनका फुल फॉर्म M से मोतीलाल और C से चिमनलाल, तो मोतीलाल चिमनलाल शीतलवाड़, ये दोस्तों इनका पूरा नाम है, जो हमारे प्रथम महान्यायवादी थे। अब हम ये बात करें कि वर्तमान में इनका नाम क्या है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इनके बारे में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, जितना आपको आ रहा हो, नहीं यार तो हम ही चलो बता ही दे रहे हैं। इनका नाम कोट्टयन, कैसे कोट्टयन। अगला दोस्तों है कोट्टयन, इसके बाद कटंगकोट वेणुगोपाल, कटंगकोट वेणुगोपाल, ये वर्तमान के हमारे महान्यायवादी हैं। इनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी, अब ये 20 में दोस्तों उनका पद समाप्त भी हो सकता है, सरकार चाहे तो आगे ले जा सकती है। साथ में दोस्तों इनकी नियुक्ति प्रणब मुखर्जी के द्वारा की गई थी, एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे दोस्तों। जिस तरीके से महान्यायवादी दोस्तों हमारा केंद्र में है, ऐसे राज्यों में होता है। अब दोस्तों महान्यायवादी AG द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे ही सॉलिसिटर की भी नियुक्ति होती है महान्यायवादी के नीचे। महान्यायवादी को सलाह देने के लिए सॉलिसिटर की नियुक्ति की जाती है। सॉलिसिटर के नीचे वाइस सॉलिसिटर होते हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। अब दोस्तों हम यदि राज्यों में बात करें तो राज्यों में भी सेम स्थिति है महान्यायवादी की, जिस तरीके से केंद्र में है ऐसे राज्य में भी है। अनुच्छेद 161 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यों में महान्यायवादी की
बात कही गई है उसके तहत महान्यायवादी हो सकता है। अनुच्छेद 165 में वहाँ पर भी दोस्तों योग्यता की बात कही गई है महान्यायवादी की। और यदि हम वेतन की दोस्तों बात करें, यदि हम वेतन की बात करें तो वेतन भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है महान्यायवादी को, और जितना निर्धारित राष्ट्रपति करता है उतना उसे दोस्तों दिया जाता है वेतन। अब हम बात करें क्या क्या पढ़ लिए, तो हमने दोस्तों इसमें नियुक्ति पढ़ी, योग्यता पढ़ी, शपथ, कार्यकाल पढ़ा, उसके बाद कार्य पढ़े, और अनुच्छेद 88 के तहत संसद में क्या इसकी भूमिका रहती है ये हमने पढ़ा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो टॉपिक्स, यूजफुल आपके लिए हो, आपको लगे कि ये हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। यदि आप नए हैं तो आप इस पर दोस्तों सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। क्या हमारी मेहनत सफल हुई, क्या हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए अच्छी है? बस यही आपका आभार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।